हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प अकेडमी। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे अपने फंडामेंटल राइट के बारे में। ये जो हम अब तक लगभग अंतिम पड़ाव पर यहाँ पर पहुँच चुके हैं फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 32 के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी एजुकेशनल वीडियो को प्राप्त करने के लिए। थोड़ा बहुत हम यहाँ पर रिविजन करेंगे, थोड़ा बहुत क्विक रिविजन यहाँ पर हम करने वाले हैं। कुल मिलाकर बात करते हैं कितने प्रकार के हमारे यहाँ पर फंडामेंटल राइट थे। तो सबसे पहले थे हमारे पास यहाँ पर समानता का अधिकार, जो हमें को दिया गया था आर्टिकल 14 से यहाँ पर 18 के बीच में। दूसरा था हमारे पास यहाँ पर स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार, ये आर्टिकल 19 से 22 तक हमारे पास था। तीसरा था हमारे पास यहाँ पर शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये था आर्टिकल 23 और 24 में। फिर था हमारे पास यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल 25 से 28 तक हमारे पास था। नेक्स्ट था हमारे पास यहाँ पर शिक्षा और संस्कृति को लेकर अधिकार था, ये आर्टिकल 29 और 30 में हमारे पास था। तो ये आर्टिकल 30 तक हमने यहाँ पर लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आर्टिकल 31 की बात करते हैं। आर्टिकल 31 में था हमारे पास यहाँ पर संपत्ति का अधिकार। तो इस संपत्ति के अधिकार को हमने यहाँ से हटा करके अब पहुँचा दिया है 300 ए में, यानी आर्टिकल 300 ए में अब हमें संपत्ति का अधिकार है। ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन ये हमारा यहाँ पर क्या है, एक कानूनी अधिकार है जिसको हम बोलते हैं विधि का अधिकार, इसको यहाँ पर है। यहाँ पर इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि विधि द्वारा एक ऐसी प्रक्रिया के तहत ही आपको संपत्ति से यहाँ पर वंचित किया जाता है, और अदर कोई यहाँ पर वर्ड नहीं है जिससे आपको यहाँ पर वंचित किया जा सकता है। ये आर्टिकल 301 में अब संपत्ति का अधिकार हमारे पास है। तो बात करते हैं यहाँ पर आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 अपने आप में एक बहुत बड़ा आर्टिकल है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का यहाँ पर कहना था कि यह संविधान की आत्मा है। तो संविधान की आत्मा यहाँ पर क्या है हमारे पास, तो वो है यहाँ पर आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न आपको मिल सकता है, संविधान की आत्मा यहाँ पर क्या है, तो वो है यहाँ पर आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 हमारे पास जो लिखा गया है कि संवैधानिक उपचारों का ये अधिकार है। जितने भी हमें अब तक फंडामेंटल राइट मिले थे आर्टिकल 12 से यहाँ पर 30 तक, तो उन सबको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी आर्टिकल 32 के पास है। आर्टिकल 32 यहाँ पर संबंधित है सुप्रीम कोर्ट से। यदि कोई भी विधि या कोई भी लॉ जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी ऐसे लॉ को बनाती है जिससे हमारे फंडामेंटल राइट यहाँ पर कम होते हैं या उनको कम करने का प्रयास यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट करती है, तो आर्टिकल 32 के तहत हम पहुँच सकते हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हम एक रिट दायर कर सकते हैं कि इस तरीके से हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं उनको यहाँ पर कम किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर रक्षा करेगी हमारी फंडामेंटल राइट का। ऐसा ही अधिकार आर्टिकल 226 के तहत दिया गया है यहाँ पर हाई कोर्ट को। इन दोनों में मेन डिफरेंस यहाँ पर यह है कि जो आर्टिकल 32 है यहाँ पर ये हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन जो आर्टिकल 226 है ये हमारा फंडामेंटल राइट यहाँ पर नहीं है। तो ये जो हाई कोर्ट वाला है हमारे पास, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। लेकिन यहाँ पर मेन डिफरेंस यहाँ पर यह है कि जो हाई कोर्ट है वो अपने अधीनस्थ जो उसकी लोअर यहाँ पर कोर्ट हैं, जैसे जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय जो हैं, वो उनके विरुद्ध भी यहाँ पर रिट जारी कर सकता है। बल्कि अगर सुप्रीम कोर्ट है वो केवल एक के विरुद्ध ही यहाँ पर जारी कर सकता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर हाई कोर्ट जो है वो अदर स्टेट या अपने स्टेट के जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर भी ये रिट जारी कर सकता है। तो ये मेन डिफरेंस हमें दिखाई पड़ता है यहाँ पर आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 जो हाई कोर्ट को यहाँ पर मिला हुआ है। यदि कोई व्यक्ति अपनी रिट दायर करता है यहाँ पर हाई कोर्ट के अंदर आर्टिकल 226 के तहत,
तो यहाँ पर हाई कोर्ट नकार सकता है उस रिट को। लेकिन यदि कोई यहाँ पर जो वादी है या जो कोई यहाँ पर जिसका हनन हुआ है यहाँ पर मौलिक अधिकारों का, वो आर्टिकल 32 के तहत अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई रिट दायर करता है तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो उस नकार नहीं सकता उस रिट को, वहाँ पर उसको डिसीजन देना ही होगा। ये यहाँ पर एक मूलभूत डिफरेंस यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है। तो सबसे पहले जो रिट है हमारे पास, कुल मिलाकर यहाँ पर ये 5 प्रकार की यहाँ पर रिट है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ यहाँ पर रिट हमारे पास हमने दी गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर हैबियस कॉर्पस, जो बंदी प्रतिरक्षण की रिट है हमारे पास। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से है, जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पर किसी व्यक्ति को यहाँ पर गिरफ्तार किया जाता है, तो उस गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को यहाँ पर न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा। न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा। ऐसा ही अधिकार हमें आर्टिकल 20 में भी दिया गया था। लेकिन यहाँ पर बंदी प्रतिरक्षण के लिए एक रिट हमें यहाँ पर दी गई है, ताकि यदि कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो वो रिट दायर कर सकता है यहाँ पर न्यायालय के समक्ष उसको पेश करने की। यदि न्यायालय इसको जांच करता है, यदि ये जो गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति है ये यहाँ पर वैध है, तो इसको यहाँ पर कंटिन्यू प्रिजनर में रखा जाएगा। अगर वो यहाँ पर अवैध है तो उसको यहाँ पर फ्री करने का यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एक आदेश जो है वो जारी कर सकती है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये रिट है हैबियस कॉर्पस, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट जो रिट है हमारे पास वो है यहाँ पर परमादेश। तो यहाँ पर सीधा सा इसका अर्थ है कि यहाँ पर ये हम आदेश देते हैं। यहाँ पर जो ये रिट है, यहाँ पर ये रिट है, ये न्यायालय से एक सार्वजनिक अधिकारी को दी जाती है। यानी ये रिट जो है एक सार्वजनिक अधिकारी को ही ये रिट जो है हम जारी कर सकते हैं, परमादेश। यहाँ पर इसका मेन डिफरेंस यहाँ पर ये है कि उस अधिकारी जो यहाँ पर सार्वजनिक अधिकारी है ये केवल उसी के ही खिलाफ जारी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हैबियस कॉर्पस है ये व्यक्ति और यहाँ पर जो अधिकारी हैं, सार्वजनिक अधिकारी हैं, उनके खिलाफ भी ये जारी कर सकती है। तो यहाँ पर ये मेन डिफरेंस हमें दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का सामान्य अर्थ है वो है यहाँ पर रोकना। तो यहाँ पर जो मेन डिफरेंस हमें दिखाई पड़ता है ये दिखाई पड़ती है जब हाई कोर्ट अपनी लोअर कोर्ट को कोई भी डिसीजन यहाँ पर पास करने के लिए देती है। यहाँ पर जो ये रिट है, प्रतिषेध जो रिट है वो यहाँ पर अर्ध न्यायिक या वो यहाँ पर न्यायिक रिट है। ये मूलभूत डिफरेंस हमें यहाँ पर इन रिटों में दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रतिषेध। प्रतिषेध का जो अर्थ है वो है यहाँ पर प्रमाणित करना। यहाँ पर ये जो रिट है ये भी अर्ध न्यायिक और न्यायिक रिट है। तो ये मेन डिफरेंस यहाँ पर दिखाई पड़ता है। प्रतिषेध की जो रिट है वो किसी निर्णय देने से, या कोई सुप्रीम कोर्ट में कोई निर्णय है या हाई कोर्ट में कोई निर्णय है, यदि उस निर्णय को रोकने की बात है तो वो प्रतिषेध के तहत यहाँ पर जारी होगी। यदि किसी निर्णय के देने के बाद कोई रिट जारी की जाती है तो वो है यहाँ पर उत्प्रेषण यानी प्रमाणित करना, यहाँ पर ये रिट को रखा गया है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर अधिकार पर्चा। अधिकार पर्चे के तहत यह है कि यहाँ पर ये लोक पद पर उसके दावे की वैधता की जांच करता है। कोई अधिकारी किसी पद पर अपने दावे की वैधता की जांच करता है तो न्यायालय यहां से उससे पूछ सकता है कि आपने यह जो कार्य किया है वो किस आधार पर किया है। तो अधिकार पर्चा यह है कि आपके अधिकार की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये 5 रिट थी हमारे पास जो यहाँ पर डिस्क्राइब की गई हैं संवैधानिक उपचारों के तहत। तो आशा करते हैं आपको ये जो है मोटा मोटी यहाँ पर समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पिनअप कर सकते हैं, उसको हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मौलिक अधिकारों की जो मेन पोजीशन है वो यहाँ पर किस तरह से दिखाई
हमें देती है। तो अब तक हमने जाना कि किस तरीके से डिफाइन किया गया है हमारे फंडामेंटल राइट को अपने हमारे संविधान में। तो सुप्रीम कोर्ट में एक विवाद यहाँ पर उठता है कि जो फंडामेंटल राइट हैं वो संशोधन योग्य हैं या नहीं, यानी उनमें अमेंडमेंट हो सकता है या नहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण वाद जो था हमारे पास वो था यहाँ पर केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये निर्णय दिया कि जो फंडामेंटल राइट हैं वो उनमें संशोधन हो सकता है। तो अभी केशवानंद भारती जो थे उनका अभी देहांत भी हुआ है, तो ये काफी महत्वपूर्ण आता है करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये जो वाद था इसमें कहा गया कि जो फंडामेंटल राइट हैं उनमें संशोधन हो सकता है। यहाँ पर एक वर्ड और यहाँ पर यूज किया गया, वो था यहाँ पर मूलभूत ढांचा। मूलभूत ढांचे का जो एक वर्ड यहाँ पर यूज किया था सुप्रीम कोर्ट ने, वो था यहाँ पर मूलभूत ढांचा। तो उसमें एक कहा गया था कि जो फंडामेंटल राइट हैं उनमें संशोधन हो सकता है, लेकिन जो मूलभूत ढांचा है वो कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो केशवानंद भारतीवाद यहाँ पर इसलिए महत्वपूर्ण था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका जो ईयर रहा था वो रहा था यहाँ पर 1973 में इसका ईयर था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि करंट में भी ये अभी रहा था। केशवानंद भारतीवाद जो थे इनका अभी यहाँ पर देहांत भी हुआ है। तो अब तक हमने यहाँ पर जाना कि किस किस तरीके से यहाँ पर हमारे फंडामेंटल राइट को लागू किया गया था। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है यहाँ पर मौलिक अधिकारों का निलंबन। यानी मौलिक अधिकार ऐसे कौन कौन सी कंडीशन है जिनमें मौलिक अधिकारों का यहाँ पर निलंबन हो सकता है। इससे संबंधित जो आर्टिकल हमारे पास है वो है आर्टिकल 358 यहाँ पर हमारे पास आर्टिकल है। यहाँ पर ये आर्टिकल यहाँ पर ये कहता है कि युद्ध और बाह्य आपातकाल में यहाँ पर जो आर्टिकल 19 है ये यहाँ पर अपने आप ही यानी स्वतः ही निलंबित होता है। जितने भी हमारे पास यहाँ पर आपातकाल हैं तो 3 तरीके के आपातकाल हैं, उनको हम अलग से क्लास में डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पर फिलहाल इतना समझ लें कि युद्ध और बाह्य आपातकाल यानी बाहर का जब आपातकाल होता है तो उसमें आर्टिकल 19 यहाँ पर स्वतः ही निलंबित होता है। यहाँ पर कोई भी कानूनी या हमारे पास नैतिक बाध्यता नहीं है। हमारे पास कोई भी कानूनी या नैतिक बाध्यता यहाँ पर नहीं है आर्टिकल 19 को यहाँ पर निलंबित करने के लिए। ऐसा ही आर्टिकल जो हमारे पास है वो है यहाँ पर 359 यहाँ पर ये कहता है कि युद्ध, बाह्य आपातकाल और यहाँ पर ये वर्ड यूज किया जाता है सशस्त्र आंतरिक आपातकाल। ये जब आर्टिकल 359 के तहत जब युद्ध, बाह्य आपातकाल, सशस्त्र आपातकाल होता है, आंतरिक आपातकाल होता है, तो वहां पर राष्ट्रपति की घोषणा के साथ ही जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं उनको यहाँ पर कम किया जा सकता है। तो मेन डिफरेंस आप यहाँ पर समझ रहे होंगे कि जो मेन डिफरेंस है यहाँ पर वो इस कीवर्ड का है, सशस्त्र आंतरिक आपातकाल। यहाँ पर ये क्लोज रखा गया था इन दोनों आर्टिकलों में भी। पहले वाले आर्टिकल में आर्टिकल 19 जो है वो स्वतः ही निलंबित होता है। ये हमारा संबंधित था स्वतंत्रता के अधिकारों से। तो ये जो अधिकार थे वो स्वतः ही निलंबित होते हैं जब युद्ध और बाह्य आपातकाल की स्थिति हमारे देश में होती है। फिर सुप्रीम कोर्ट जो था यहाँ पर उस पर कोई कानूनी बाध्यता यहाँ पर नहीं रखी गई थी और नैतिक बाध्यता यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल 359, तो युद्ध, बाह्य आपातकाल और सशस्त्र आंतरिक आपातकाल। तो यहाँ पर ये क्लोज रखा गया है कि जब आंतरिक आपातकाल होता है और वो भी यहाँ पर होना चाहिए सशस्त्र यानी हथियारों के साथ, तो राष्ट्रपति की घोषणा के तहत हम जो है अपने फंडामेंटल राइट को कम कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो एक महत्वपूर्ण अमेंडमेंट था वो था यहाँ पर 44वां अमेंडमेंट, संशोधन अधिनियम। यहाँ पर क्या किया गया, जो हमारे पास दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ये इस स्थिति में भी जो है निलंबित नहीं होंगे, निलंबित नहीं होंगे। तो ये जो रखा गया था वो 44वें संविधान संशोधन के तहत यहां पर रखा गया था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। इन दोनों आर्टिकलों का कभी भी यहाँ पर निलंबित नहीं हो सकता है। आर्टिकल 44 का संशोधन करके हमने यहाँ पर क्लोज यहाँ पर जोड़ दिया है, और आर्टिकल 19 यहाँ पर स्वतः निलंबित होता है। बाकी सारे अधिकार जो है हमारे वो एज इट इज रहते हैं, और आर्टिकल 19 और 20 आपके किसी भी स्थिति में जो है वो भी निलंबित नहीं होने वाले। तो ये था यहाँ पर मौलिक अधिकारों का निलंबन। तो यहाँ पर ये हमारी लास्ट क्लास थी यहाँ पर मौलिक अधिकारों से संबंधित। यदि आपको अब भी कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर वो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।